न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स बच्चों में एक ऐसी एब्नॉर्मेलिटी है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड अफेक्ट हो सकती है। एक तो स्पाइना बाइफिडा यानी कि बच्चे की रीढ़ की हड्डी सही तरह डेवलप नहीं हुई। तीसरी जो एब्नॉर्मेलिटी है वो एनकेफ्लोसील है, यानी अगर सर की हड्डी सही तरह जुड़ी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर शमाइला हनीफ, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी, फातिमा हॉस्पिटल लाहौर। आज हम बात करेंगे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के बारे में। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स बच्चों में एक ऐसी एब्नॉर्मेलिटी है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड अफेक्ट हो सकती है। न्यूरल ट्यूब चीज़ क्या होती है? न्यूरल ट्यूब से बेबी का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनता है और ये एज अर्ली एज 4 वीक्स में न्यूरल ट्यूब डेवलप हो जाती है और क्लोज हो जाती है, यानी कि प्रेगनेंसी ठहरने के 4 हफ्तों के अंदर ही न्यूरल ट्यूब की डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है और बेबी का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बन जाता है। अगर किसी वजह से न्यूरल ट्यूब सही तरह डेवलप नहीं हुई या क्लोज नहीं हुई तो होने वाले बच्चे में ये डिफेक्ट्स आ सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट 3 डिफेक्ट्स हैं वो हैं, एक तो स्पाइना बाइफिडा यानी कि बच्चे की रीढ़ की हड्डी सही तरह डेवलप नहीं हुई, जिसकी वजह से जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बाहर की तरफ निकल आती है। अगर माइल्डर फॉर्म है तो उसमें बच्चे पे कम असरात होते हैं, पर अगर मेजर फॉर्म ऑफ स्पाइना बाइफिडा है तो होने वाले बच्चे में फ्यूचर लाइफ पे काफ़ी ज़्यादा असरात हो सकते हैं। ख़ासतौर पे चलने फिरने की सलाहियत अफेक्ट हो सकती है, बच्चे में यूरिन कंट्रोल करने की और पखाना कंट्रोल करने की भी सलाहियत अफेक्ट हो सकती है। दूसरी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की एब्नॉर्मेलिटी है एनेनकेफली, यानी कि अगर ब्रेन का बेशतर हिस्सा या सर की जो हड्डी है वो बेशतर हिस्सा जो उसका है वो सही तरह डेवलप नहीं हुआ, बना नहीं हुआ, तो इसको हम एनेनकेफली कहते हैं। एनेनकेफली के बच्चे जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते। कुछ बच्चे पेट के अंदर ही इनकी डेथ हो जाती है और कुछ जो डिलीवरी के बाद कुछ घंटों के बाद या कुछ दिनों के बाद इनकी डेथ हो जाती है। तीसरी जो एब्नॉर्मेलिटी है वो एनकेफ्लोसील है, यानी अगर सर की हड्डी सही तरह जुड़ी नहीं है तो इसके थ्रू ब्रेन का जो मटेरियल है वो बाहर की तरफ आ जाता है, इसको हम एनकेफ्लोसील कहते हैं। बच्चे के ऊपर क्या अफेक्ट एनकेफ्लोसील का हो, यानी कि उसके लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या हैं, ज़हनी तौर पे माजूरी कितनी है, ये डिपेंड करता है कि एनकेफ्लोसील का साइज़ कितना बड़ा है या उसकी सर में लोकेशन किधर है। रीज़न्स की बात करें कि क्यों ऐसा हो जाता है, तो ये हमें पता चला है कि जो इम्पोर्टेंट वन फैक्टर है वो है कि माँ के अंदर प्रेगनेंसी ठहरने के वक्त अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो तो होने वाले बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होने का चांस बढ़ जाता है। दूसरा कि अगर माँ को शुगर है और प्रेगनेंसी ठहरने के वक्त उनकी शुगर कंट्रोल नहीं थी, इस केसेस में भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स का इंसिडेंस बढ़ जाता है। अगर माँ के पहले बच्चों में भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स देखने में आए हैं या फैमिली में किसी को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं, उन केसेस में भी इसका इंसिडेंस बढ़ जाता है। और अगर मदर कोई स्पेसिफिक मेडिकेशंस ले रही हैं, ख़ास तौर पे एंटी एपिलेप्टिक, यानी कि माँ को मिर्गी है और मिर्गी की मेडिसिन ले रही हैं, तो इन मेडिसिन का भी एक साइड इफ़ेक्ट है जिसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं। इन्वेस्टिगेशंस, यानी कि हमें कैसे पता चलता है? अल्ट्रासाउंड से बेशतर केसेस में जो कि एनॉमली स्कैन करते हैं 5th मंथ में 20 हफ्ते के करीब, इसमें बनावटी नुक्स की डेवलपमेंट को चेक किया जाता है और इसमें बेशतर केसेस की जांच हो जाती है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट ऑब्वियसली जो एनेनकेफली बेबी हैं, जो जिनका ब्रेन का बेशतर हिस्सा डेवलप ही नहीं हुआ, वो तो वैसे ही सर्वाइव नहीं कर सकते। जो बच्चों को एनकेफ्लोसील है या स्पाइना बाइफिडा है, डिलीवरी के बाद उनको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है और लाइफ लॉन्ग भी उनको मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है, केयर की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है, यानी कि ब्रेन के स्पेशलिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, मसाने के कंट्रोल के स्पेशलिस्ट जिसमें यूरोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, और अगर चलने फिरने की सलाहियत मुतासर हुई है तो ऑर्थोपीडिक डॉक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं। साथ में फिजियोथेरेपी के सेशंस भी लाइफ लॉन्ग करने पड़ते हैं। तो हर बच्चे पे कितना अफेक्ट हुआ है और इस प्रॉब्लम से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी अफेक्ट हुई है, इसके लिए इनको लाइफ लॉन्ग मॉनिटरिंग और केयर की ज़रूरत रहती है। प्रिवेंशन की बात करें तो एक सिंपल मेडिसिन हम हमेशा एडवाइस करते हैं जो कि है फॉलिक एसिड। वो ख़वातीन जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं उनके लिए ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी प्लानिंग से कम 2 या 3 महीने पहले से उनको फॉलिक एसिड शुरू कर देनी चाहिए, जो कि 600 माइक्रोग्राम रोज़ाना की एक गोली लेनी चाहिए। वो ख़वातीन जो कि हाई रिस्क केसेस हैं, हाई रिस्क का मतलब है जिनकी शुगर अनकंट्रोल्ड है या जिनकी फैमिली में पहले न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से या उनके पहले बच्चों को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से मुतासर हुए थे या वो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स ले रही हैं, उनके लिए ज़रूरी है
कि फॉलिक एसिड की डोज हाई डोज में लेनी चाहिए जो कि 5 मिलीग्राम की है। ये प्रेगनेंसी ठहरने से 2 से 3 महीने पहले से शुरू करनी चाहिए और प्रेगनेंसी के दौरान पहले 3 महीने लेना तो लाजमी है। और जो हाई रिस्क केसेस हैं उनके लिए ये रिकमेंड किया जाता है कि फॉलिक एसिड थ्रू आउट 9 महीने प्रेगनेंसी में लेना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बारे में अगर मज़ीद कोई चीज़ आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जब भी वो सारी ख़वातीन जब प्रेग्नेंट होती हैं फॉलिक एसिड ज़रूर लें और अपना इनऑबली स्कैन एक स्पेशलिस्ट से करवाएं जो कि 18 से 20 हफ्ते के बीच में कराना होता है ताकि कोई बच्चे में डेवलपमेंटल डिफेक्ट है वो उसकी असेसमेंट हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।